हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम इन माय वीडियो। आप सबका स्वागत है। आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेस अलीगढ़। मैंने इस वीडियो से पहले अपने कई वीडियोस अपने YouTube चैनल धनंजय क्लासेस पर अपलोड किए हैं और आप जिसने भी उन वीडियोस को देखा है वो अच्छे से जानते हैं कि आजकल मेरा डिस्कशन चल रहा है 12th क्लास की केमिस्ट्री के फर्स्ट बुक के सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन को लेकर। उन वीडियोस में मैंने सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन को यानी विलियन के वर्गीकरण को, कंसंट्रेशन को एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों ने अब तक इन आर्टिकल्स को अच्छे से समझ भी लिया होगा। तो चलिए इसी क्रम में आज डिस्कशन करूंगा आपके साथ इसी चैप्टर के यानी विलियन चैप्टर के एक और नए आर्टिकल पर, मोल फ्रैक्शन पर, जिसे हम मोल प्रभाज भी कहते हैं। तो आइए डियर्स, जल्दी से डिस्कशन जारी रखता हूं आपके साथ इस चैप्टर को लेकर, इस आर्टिकल को लेकर। डिस्कशन है मेरा मोल फ्रैक्शन और इसको मैंने बताया आपको, हम इसे मोल प्रभाज भी कहते हैं। कुछ राइटर्स इस आर्टिकल को एक और नाम से बता देते हैं, मोल अंश। उम्मीद है आप मुझे सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। मोल अंश क्या है? तो सबसे पहले ये समझिएगा कि मोल अंश इज कैलकुलेटेड फॉर सॉल्यूशन। ये विलियन के लिए निकाला जाता है, यानी कि यदि आप किसी भी सॉल्यूशन की बात करेंगे तभी मोल अंश आप समझेंगे या पढ़ेंगे। और विलियन किससे मिलकर बनता है? विलेय से और विलायक से। उम्मीद है ये सब चीजें आपने मेरे पिछले वीडियो में सीख रखी हैं, देख रखी। तो उसी क्रम में आगे चलता हूं। मोल फ्रैक्शन को हमने फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टडी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से हैं? द फर्स्ट इज नोन एज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, जिसे विलेय का मोल प्रभाज भी कहा जाता है। एंड द सेकंड इज विलायक का मोल प्रभाज, और इसे इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इन दोनों को आगे पढ़ूं, आगे आपको क्लियर करूं, एक बात और बताना चाहता हूं कि जब भी कभी हम मोल फ्रैक्शन को इंडिकेट करते हैं, जब भी कभी हम मोल फ्रैक्शन को यानी कि मोल प्रभाज को यानी मोल अंश को रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, हम x यूज करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? x का। तो इसीलिए कोई हमसे पूछे कि सर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? देन आई विल से इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे x सॉल्यूट करके, या इसे हम लिख सकते हैं x विलेय, यानी कि विलेय का मोल प्रभाज। सिमिलरली यदि कोई हमसे पूछे विलायक के लिए कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे x सॉल्वेंट, या इसे हम लिखेंगे x विलायक। ये विलेय और विलायक या सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये जो वर्ड आते हैं ये हमेशा बेस में लिए जाते हैं, हमेशा बेस में लिखे जाते हैं।
तो दैट इज द जस्ट रिप्रेजेंटेशन, ये तो एक प्रदर्शित करने का तरीका है। अभी तक समझ में तो आया ही नहीं। आइए एक एक करके हम लोग डिस्कशन करते हैं इसका, जिससे आपको ये कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से लगने लगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सबसे पहले जो आज हमारा डिस्कशन है माय डियर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, विलेय का मोल प्रभाज। तो अब एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके चलेंगे इस कहानी को। क्या कि माना यदि कोई विलेय है तो विलेय के कितने मोल हैं, उसमें विलायक जो विलयन बना है तो विलायक के कितने मोल हैं। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलता हूं जल्दी से आपको। माना कि किसी विलयन में विलेय के मोल बराबर स्मॉल एन है। मान लेते हैं यानी हमने एक सॉल्यूशन लिया है और उस सॉल्यूशन के अंदर जो विलेय के मोल मतलब अणुओं की संख्या है वो स्मॉल एन है, तथा उसी विलयन में विलायक के मोल बराबर कैपिटल एन है। यानी जो सॉल्यूशन है, जो विलयन हमें दिया गया है, उसमें विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन है और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन है। यहां तक सब कुछ क्लियर है। इसलिए विलयन में कुल मोलों की संख्या बराबर हो गई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। उम्मीद है इन तीनों टर्म्स को आपने क्लियर कर दिया कि कोई विलयन था जिसमें विलेय के मोल का मतलब, यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो बार बार तो निश्चित चाहूंगा आप इसे समझें। अणु भी कहते हैं हम इसे। अणु का मतलब समझ रहे हैं? यदि नहीं समझ रहे हैं तो समझ लीजिए मॉलिक्यूल। अणु मतलब मॉलिक्यूल। तो एक विलयन जिसमें विलेय के मोल n थे, विलायक के मोल कैपिटल N थे और हमने विलयन के मोल निकाले, तो विलयन हमेशा बराबर होता है विलेय प्लस विलायक के। तो विलेय के मोल स्मॉल n और विलायक के मोल कैपिटल N। क्लियर? अब आते हैं विलेय का मोल प्रभाज। और इसको हमने किससे इंडिकेट किया था अभी, यदि भूले ना हो, x सॉल्यूट से बराबर होगा विलेय के मोल बटे विलयन के कुल मोल। देखिए मैंने लिखा है, और यदि फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं लिखता हूं विलेय के मोल मतलब अणुओं की संख्या बटे विलयन के कुल मोल। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब आप कहेंगे सर फॉर्मूला तो समझ में आ गया, इसे डिफाइन कैसे करेंगे, इसे परिभाषित कैसे करेंगे? तो आइए इस फॉर्मूले से ही कोशिश करते हैं इस आर्टिकल को, इस डेफिनेशन को डिफाइन करने की। अब जो दिखता है आपको उसके अकॉर्डिंग इसे डिफाइन करिए। तो किसी विलयन में उपस्थित किसी
विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। फिर सुनिए क्या कहा मैंने। किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। उम्मीद है एकदम क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? चलिए अब दूसरे आर्टिकल पे आ जाते हैं। तो दूसरे आर्टिकल के लिए थोड़ा सा हम इसमें बदलाव करेंगे। जल्दी से इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और ऊपर हेडिंग को इरेज कर लेते हैं और हेडिंग वापस डालते हैं हम। और हेडिंग है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि विलायक का मोल प्रभाज। ये हमारी हेडिंग चल रही है और इस हेडिंग को हम आगे ले जाएंगे। अब तो जितने भी मेरे व्यूअर्स इस समय मुझे देख रहे हैं वो समझे। अब हम किसका निकालेंगे? विलायक का। तो विलयन में दो ही होते हैं, एक विलेय और विलायक। विलेय का मोल प्रभाज सीख लिया हमने, अब विलायक की बात करते हैं। जल्दी से आ जाइएगा वापस। कोई विलयन था जिसमें विलेय के मोल n थे तथा उस विलयन में विलायक के मोल मतलब अणुओं की संख्या n थी तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या ये होगी। अब सवाल, तो सर अब इसका फॉर्मूला जनरेट करिए और सर मुझे डेफिनेशन सिखा दीजिए। तो X सॉल्वेंट बराबर होगा विलायक के मोल बटे विलयन के कुल मोल। एक बार इसे हिंदी में लिख लेते हैं। कैपिटल N क्या होता है? विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो उम्मीद है आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर इन सब क्लियर देख पा रहे होंगे। अब सवाल ये आता है, सर ये तो फॉर्मूला हो गया, सर डेफिनेशन कैसे होगी इसकी? तो वापस आते हैं। किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मोल प्रभाज अथवा मोल अंश अथवा मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं। क्लियर है? फिर एक बार इस डेफिनेशन को वापस सुनिए और समझिए। किसी विलयन में उपस्थित विलायक के मोलों की संख्या और उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। क्लियर है? तो अब हमने दो डेफिनेशन सीखी, विलेय का मोल फ्रैक्शन यानी सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यदि यहां तक क्लियर है तो आगे चलता हूं आपके साथ। एक और हम रूल सीखेंगे। यदि हम किसी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम किसी विलयन के लिए बात कर रहे हैं, तो किसी विलयन के लिए यानी कि विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज हमेशा बराबर होता है माय डियर्स 1 के। किसी भी विलयन के लिए उसके विलेय के मोल प्रभाज को और विलायक के मोल प्रभाज को ऐड कर दीजिए, हमेशा 1 आएगा। यदि हम सिंबलिकली इसे समझने की कोशिश करें माय डियर्स, तो इसे ऐसे भी लिख सकते थे, x सॉल्यूट प्लस x
सॉल्वेंट हमेशा 1 के इक्वल होगा। और यदि हम बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला डिस्कस करें तो शायद आप खुद महसूस करेंगे, यदि भूले ना हो तो विलेय का मोल प्रभास था स्मॉल n प्लस, और विलायक का मोल प्रभाज होता है कैपिटल N अपॉन n प्लस कैपिटल N। और यदि आप मैथमेटिक्स अच्छे से जानते हैं 9th का भी, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद ऑलवेज यू विल गेट 1, हमेशा एक आएगा। क्लियर हो गई ये बातें? तो एक ही विलयन है, एक ही विलयन में विलेय और विलायक के मोल प्रभाज का एडिशन हमेशा एक होता है। याद रख पाएंगे? अब सवाल ये आता है, सर ये आपने जितनी भी कॉन्सेप्ट हमें सिखाई है उसके अंदर सॉल्यूट यानी विलेय और सॉल्वेंट यानी विलायक के मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या दी गई है, और सर यदि न्यूमेरिकल में विलेय और विलायक के मोल यानी अणुओं को ना देकर हमें वो ग्राम में मात्रा दे दे तो माय डियर, एक 11th क्लास में हमने आर्टिकल पढ़ा था हाउ टू कैलकुलेट मोल्स। यदि भूल गए हो तो वापस मेरे साथ आइए। मोल यानी कि नॉर्मली हम इसे अणु कहते हैं, ठीक है। हमारे पास 2 तरीके होते हैं इसे निकालने के। क्या? जैसे अभी हमने पढ़ा था, भूले ना हो तो, विलेय के मोल, इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं? स्मॉल n से, और ये बराबर होता है माय डियर, हमेशा के लिए बता रहा हूं, स्मॉल w अपॉन स्मॉल n के। सिमिलरली यदि हम विलायक के मोल की बात करें, इसे हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल N से, और ये बराबर होता है माय डियर्स कैपिटल W अपॉन कैपिटल N। अब आप कहेंगे सर ये स्मॉल w क्या है, स्मॉल m क्या है, कैपिटल W क्या है और कैपिटल M क्या है? तो आइए एक एक करके इन सारे टर्म्स को क्लियर करते हैं। हियर स्मॉल w बराबर है विलेय की ग्राम में मात्रा, स्मॉल m बराबर है विलेय का अणुभार। ठीक इसी प्रकार कैपिटल W बराबर है विलायक की ग्राम में मात्रा, और कैपिटल M बराबर है यहां विलायक का अणुभार। क्लियर हो गई सारी टर्मिनोलॉजी? तो यहां यदि आपको किसी विलयन में विलेय और विलायक के मोलों की संख्या न दी गई हो और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो जब विलेय और विलायक की ग्राम में मात्रा दी गई हो, तो आप स्मॉल n और कैपिटल N को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि यदि अब हम फॉर्मूले की बात करें तो ये फॉर्मूले में क्या क्या चेंजेस आ गए, जल्दी से आइएगा। x सॉल्यूट और दूसरा x सॉल्वेंट। यदि इनके सूत्र की बात करूं, इनके फॉर्मूले की बात करूं, तो ये होता था स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, और ये होता था कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। और यदि स्मॉल n और कैपिटल N को इन वैल्यूज के साथ रिप्लेस कर दूं तो फॉर्मूले कैसे हो जाएंगे? जल्दी से मेरे साथ आइएगा और देखिएगा चेंजेस क्या हो गया हमारे यहाँ। यानी W अपॉन स्मॉल m बटे स्मॉल w अपॉन m प्लस कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। सिमिलरली ये वाला रिप्लेस हो गया, कैपिटल W ओवर कैपिटल M
डिवाइडेड बाई स्मॉल w अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो इस प्रकार मोल की जगह अब यदि ग्राम में विलेय और विलायक यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मात्रा दी जाए तो आप इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? तो अब हमारे पास मोल फ्रैक्शन की दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। तब जब विलेय और विलायक के मोलों की संख्या दी गई हो और तब जब विलेय और विलायक की ग्राम में मात्रा दी गई हो। तो उम्मीद करता हूं अब ये आर्टिकल आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। तो अपने इस वीडियो को अब यहीं फिनिश करूंगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका थैंक यू वेरी मच।